बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 176 इकसात सुन चुके हैं और अब 177 इकसात मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन दूसरे का नुक्ता नज़र समझने की कोशिश भी किया करो। जो कुछ मैं देख रही हूँ उसके बाद कुछ समझने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। उसने मेरे हाथ झटक दिए। क्या मैं ये समझ लूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी बात समझ सके? मैंने निहायत गमज़दा अंदाज में कहा। कोई किसी की बात नहीं समझता। तुम ही कौन सा मेरी बात समझने के लिए तैयार हो? वो चमक कर बोली। तुम ठीक कह रही हो, सब अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। दीवाना भी अपने सिवा सबको दीवाना समझता है। तुम मुझे पागल कर रहे हो। तुमने मेरी तौहीन की इंतहा कर दी है। उसने आंखें निकाली। मेरा कसूर ये है कि मैं रूहानी मोहब्बत का कायल हूँ। मैं इसे एक पाकीज़ा जज्बा समझता हूँ। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। वो उठकर बैठ गई। मुझसे बहस करोगे? उसने वसीले अंदाज में कहा। हरगिज़ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक मोहब्बत क्या है। तुम बहुत चालाक हो, लफ्ज़ों से खेलना तो बहुत खूब जानते हो। तुम दरअसल मुझ पर अपना नज़रिया थोपने की कोशिश कर रहे हो। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसे बहुत अजीम देखना चाहता है। फर्ज करो मैं तुम पर अपना नज़रिया थोपना चाहता हूँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं किसी और पर ये नजरिया क्यों नहीं थोपता? एक तुम ही क्यों हो? वो बेबसी में मुझे देखने लगी। उसके पास इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं था। वजह ये है कि मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हें एक बावकार लड़की के रूप में देखना चाहता हूँ। याद रखो, मोहब्बत जिस्मानी आलूदगी से बहुत मावरा चीज है। जिसे तुम आलूदगी कह रहे हो वो मोहब्बत का एक जुज़ है। शादी से कबल एक दूसरे को समझना भी तो जरूरी होता है। मोहब्बत और एक दूसरे को समझने का यह मफहूम उन लोगों का गढ़ा हुआ है जो सिर्फ जिस्मानी आसूदगी के ख्वाहां होते हैं। गोया तुम इस बात के कायल नहीं हो कि शादी से कबल एक दूसरे को समझ लिया जाए। मैंने ये कब कहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका मफहूम मस्ख कर दिया गया है। कामयाब शादी के लिए ज़हनी हम आंगी बुनियादी चीज है। तुम्हारी मंतिक मेरी समझ से बाहर है। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। मैं तुम्हें ऐसी सैकड़ों मसाले दे सकता हूँ कि एक दूसरे को परखने के बावजूद शादियां नाकाम हुई हैं। तुम कितनी ऐसी मिसालें पेश कर सकोगी जिनके मुताबिक शादीशुदा जोड़ों में ज़हनी हम आंगी मौजूद होते हुए भी शादी नाकाम हो गई हो? एक तो तुम बात को उलझा बहुत देते हो, वो खिसियानी सी होगी। मैं कह रही थी कि तुम थक गए हो, आराम कर लो। अगर इस वक्त लेटा तो सो जाऊंगा और मैं फिलहाल सोना नहीं चाहता। सो जाओ। तुम्हें करना ही क्या है? अवलीन फुर्सत में कंपनी को मुतले करना है कि मैं एक हादसे की वजह से शी गुराए नहीं जा सका। अरे हाँ, लकी चौंक कर बोली। ये तो बताओ कि रात तुम वक्त पर एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंच सके? मैं घर से टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जो वैराना पड़ता है वहाँ कुछ गुंडों ने घेर लिया। वो मुझे लूटना चाहते थे। फिर क्या हुआ? लकी आवड़ ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। उन्होंने सारी रकम लूट ली होगी। नहीं, मैं हंस पड़ा। मैं उनसे भिड़ गया था। मेरे और उनके दरमियान एक 1.5 घंटा मुकाबला हुआ और मैंने उनमें से 3 अफराद को मार डाला। नतीजा ये हुआ कि बकिया अफराद फरार हो गए। वो कुल कितने अफराद थे? लकी ने हैरान होने वाले अंदाज में पूछा। 8-10 थे, मैंने बेपरवाही से कहा। 2 कारों में सवार होकर आए थे और सब के सब मुसल्ला थे। तो क्या तुम भी मुसल्ला थे? नहीं, मेरे पास कोई असला नहीं था। तो तुमने उनसे मुकाबला कैसे किया? लकी सख्त हैरान थी। मैं सड़क के किनारे वाली झाड़ियों में घुस गया था। तारीकी में उनमें से एक मेरे हाथ लग गया। उससे रिवाल्वर छीना और फिर उसी रिवाल्वर से उनका मुकाबला किया। फिर अब क्या होगा? मालूम करेंगे कि अगली फ्लाइट कब शी गुराई के लिए जा रही है। उसी फ्लाइट से चलेंगे। मैंने उससे कहा। मैं ये नहीं कह रही हूँ। वो जिंजला गई। फिर क्या कह रही हो? तुम अजीब आदमी हो। तुम्हारे हाथ से 3 अफराद मारे गए और तुम इतने इत्मीनान से बैठे हो। कोई शरीफ आदमी मारा गया होता तो फिक्र भी करता। वो सब के सब बदमाश लोग थे। मुझे तो इस बात का गम है कि बकिया लोग भी क्यों बच गए। तुम्हें चाहिए था कि फौरन पुलिस को मुतल्ला करते। ऐसे बदमाशों को कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचना चाहिए। इस काम के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। मुमकिन है उन बदमाशों के पकड़े जाने तक पुलिस मेरे बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दे। अगर ऐसा हो गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर पुलिस वैसे ही तुम तक पहुंच गई तो क्या होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं होगा वो मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। अगर केस किसी ज़हीन अफसर के पास पहुंचा तो मुमकिन है उसे कोई सबूत मिल ही जाए। सबूत होगा तो मिलेगा। वहां तो पुलिस को लाशों के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकेगा। मेरे ख्याल में इतना मुतमईन होना तुम्हारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर पुलिस अचानक तुम तक पहुंच गई
तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। बेहतर होगा कि खुद को पहले से तैयार रखो। तुम ख्वाह मुख्वाह बेबुनियाद अंदेशों में घिरकर अपने ज़हन को हल्कान ना करो। मेरे अंदेशे बेबुनियाद नहीं है। एक लाइन ऐसी भी है कि अगर पुलिस वालों का ज़हन उधर मुंतकिल हो गया तो वो बआसानी तुम तक पहुंच जाएंगे। ओहो, जरा मैं भी तो सुनूं, मैंने उससे कहा। फर्ज करो पुलिस को लाशें मिलती हैं, जाहिर सी बात है लाशों का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के जरिए उन्हें उन लोगों की अमवात के वक्त का भी अंदाजा हो जाएगा। अब ये देखो कि लाशें एयरपोर्ट से मिली हैं। अब ये देखो कि लाशें एयरपोर्ट रोड से मिली हैं। कुदरती तौर पर पुलिस उस वक्त एयरपोर्ट इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों को चेक करेगी। सबसे पहले तो उनके इल्म में ये बात आएगी कि इसी दौरान कोई फ्लाइट नहीं आई। अलबत्ता बाहर जाने वाली एक फ्लाइट जरूर थी जो शीगोराए जा रही थी। अब पुलिस जहाज के मुसाफिरों की फहरिस्त चेक करेंगे, जिससे उन्हें पता चलेगा कि 2 मुसाफिर ऐसे भी हैं जिन्होंने ना तो अपने टिकट इस्तेमाल किए और ना ही मनसूख कराए। यानी कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो टिकट भी मनसूख नहीं करा सके और मुल्क से बाहर नहीं जा सके। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या इन हालात में पुलिस उन मुसाफिरों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगी? मैं हैरत से लकी को देख रहा था, क्योंकि उसने बड़ी जानदार थ्योरी पेश की थी और इस बात का कभी इम्कान था कि पुलिस इन्हीं लाइनों पर चलती हुई मुझ तक पहुंच जाएगी। क्या सोच रहे हो? लकी शौकी से मुस्कुराई। मैं सोच रहा हूँ कि जब पुलिस वाले मुझसे पूछेंगे कि अगर मैं शीगोराए नहीं गया तो मैंने रात कहाँ गुजारी, तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हारे घर पर था। रात का खाना खाकर मैं अपने घर से रवाना हुआ, क्योंकि हम दोनों को इकट्ठे रवाना होना था। लिहाजा हमने प्रोग्राम बनाया था कि यहाँ से एक साथ ही एयरपोर्ट चले जाएंगे। रात 10 बजे के करीब मैं तुम्हारे घर पहुंचा। उसके बाद हम ये सोचकर सो गए कि 2 घंटे तक उठ जाएंगे, मगर हमारी आंख नहीं खुल सकी। जब हम उठे तो सुबह हो चुकी थी। बहुत उम्दा, लकी उछल पड़ी। लेकिन इस मंसूबे में एक खराबी है, पुलिस तुम्हारे मुलाजमीन से भी पूछगछ कर सकती है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मुलाजमीन को जो कुछ बताया जाएगा वो इससे हटकर एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। चलो ये मसला तो हल हुआ। मैंने सुकून की सांस ली। अब क्या प्रोग्राम है? लकी हावर्ड ने पूछा। सुबह तो हो चुकी है, बस अब मैं जाऊं। मैंने कहा। तुम अपनी मम्मी को शीगोराए ना जाने की वजह क्या बताओगी? वही जो तुम पुलिस को बताओगे, यानी मेरी आंख नहीं खुल सकी। मुलाजमीन को भी समझा दूंगी। अगर उन्होंने मुलाजमीन से पूछा तो वो भी उन्हें नहीं बताएंगे कि मैं रात में कहीं गई थी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बगैर नाश्ता किए नहीं, उसने कहा। मैं भी बावर्ची से आई हूँ, बस 15 मिनट में नाश्ता आ जाएगा। नाश्ता करने के बाद मैं अपने दरीना दुश्मन ओलिव हावर्ड के घर से निकला तो लकी हावर्ड की कार चला रहा था। मैंने उससे कार मांगी, उसने बखुशी मुझे कार ले जाने की इजाजत दे दी। ये तो खैर, मैंने उससे कार मांगी और उसने बखुशी कार मुझे ले जाने की इजाजत दे दी। इस वक्त मेरे ज़हन से लिल्ली आंद्रे बिल्कुल ही निकल गई थी। मेरे ज़हन पर तो वो रिवाल्वर सवार था जो मैं वहाँ झाड़ियों में फेंक आया था। अगरचे वो रिवाल्वर मैंने मुखालिफ सिम्त की झाड़ियों में फेंका था, लेकिन अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता तो उस पर फिंगरप्रिंट्स मेरे ही थे। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। लिहाजा ये जरूरी था कि अव्वलीन फुर्सत में रिवाल्वर वहां से गायब कर दिया जाए। यही वजह थी कि लकी हावर्ड के घर से निकलकर सब कुछ भूलकर मैंने एयरपोर्ट रोड का रुख किया। एयरपोर्ट रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त खासी तादाद में थी। मेरे ज़हन में वो मकाम अच्छी तरह महफूज था जहाँ चंद घंटे कबल उन बदमाशों से मेरा खूनी मार्का हुआ था। मैं उस जगह पर पहुंचा तो बहुत मोहतात था। मैं वहाँ पुलिस की गाड़ियों की तवक्को कर रहा था, मगर वहाँ पुलिस की कोई गाड़ी नजर न आई। मैंने गाड़ी ठीक उसी मकाम पर रोकी जहाँ उन लोगों ने टैक्सी रुकवाई थी। सड़क के किनारे कार पार्क करके मैं कार से उतर आया। सड़क पर कारें बहुत तेज रफ्तारी से गुजर रही थी। मेरी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। कार से उतरकर मैं टहलता हुआ झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। इन्हीं झाड़ियों में मेरा उनसे मुकाबला हुआ था। मैंने इधर उधर देखकर पहले अच्छी तरह से ये इत्मीनान कर लिया कि कहीं कोई मेरी तरफ मुतवज्जो तो नहीं है। इस तरफ से पहले मुतमईन होते ही मैं झाड़ियों के अंदर घुस गया और फिर चंद ही मिनट बाद मैं उस जगह मौजूद था जहां मेरे ख्याल में उन तीनों अफराद की लाशें मौजूद होना चाहिए थी जो मेरे हाथों मारे गए थे। लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गया कि वहां एक आदमी की भी लाश नहीं थी। मैं बौखला गया। सबसे पहला ख्याल जो मेरे ज़हन में आया वो ये था कि शायद मैं गलत मुकाम पर आ निकला हूँ। मुमकिन है वो कोई जगह और ही रही हो जहाँ हमारे दरमियान मार का हुआ था, लेकिन वहाँ पर जगह जगह से कुचली हुई झाड़ियाँ मेरे इस ख्याल की नफी कर रही थी। बिलाशुबा यही वो जगह थी जहाँ वो मार का हुआ था। तो सवाल ये पैदा होता था कि लाशें कहाँ गई? क्या पुलिस मुझसे पहले ही लाशें ले जा चुकी है? मैंने इस नुक्ते पर गौर किया तो मुझे अपना ये ख्याल रद्द कर देना पड़ा। अव्वल तो पुलिस के इतनी जल्दी यहाँ पहुँचने का कोई इम्कान नहीं था। अगर ये बात मान भी ली जाए कि किसी सूरत से पुलिस को इतला मिल गई होगी
اور پولیس یہاں پہنچ گئی ہوگی، تب بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ تفتیشی یہاں اپنی آمد کا کوئی نشان چھوڑے بغیر واپس چلی جاتی۔ پولیس والے تو سب سے پہلے اس مقام کے گرد نشان لگاتے ہیں جہاں سے کوئی لاش برآمد ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہاں سے لاش اٹھائی جاتی ہے، اور وہاں اس قسم کا کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ پولیس اس معاملے میں ملوث نہیں ہوئی۔ اس بار پھر یہ سوال اپنی تمام تر سنگینیوں سمیت میرے سامنے موجود ہوا کہ پھر لاشیں کہاں گئی؟ ظاہر ہے لاشیں چلنے پھرنے پر تو قادر نہیں ہوتی، ورنہ یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ لاشیں خود ہی چل کر کہیں چلی گئی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لاشیں غائب کی گئی ہیں۔ جو میں سوچتا گیا مجھے یقین ہوتا گیا کہ لاشیں انہی لوگوں نے غائب کی ہوں گی جن سے میرا مقابلہ ہوا تھا۔ میرے جانے کے بعد وہ واپس آئے ہوں گے اور لاشیں اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان لوگوں نے یہ حرکت اپنے طور پر کی ہوگی یا ایسا موسیو آندرے کی ہدایت پر کیا گیا ہوگا۔ زیادہ اسی بات کا امکان تھا کہ ان لوگوں نے موسیو آندرے کو بے خبر ہی رکھا ہوگا اور لاشیں اپنے طور پر ہی غائب کی ہوں گی۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ اگر یہ لاشیں پولیس کے ہتھے چڑھ جاتی تو پولیس کو یہ معلوم کرنے میں ذرا بھی دقت نہ ہوتی کہ ان کا تعلق آندرے کے کلب سے تھا، اور یوں تفتیش کا دائرہ کار آندرے کا کلب اور اس کے سارے ملازمین پر ضرور آتا۔ میں مطمئن ہو کر وہاں سے واپس آ گیا۔ ریوالور کی اب کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی، لاشیں تو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ لاشوں کا کیا کریں گے مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ واپسی کے سفر میں کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ میرا رخ لیلی آندرے کے فلیٹ کی طرف تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ پہلی فرصت میں اسے صورتحال سے مطلع کروں گا۔ لیلی کے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر میں نے گھڑی دیکھی، 8 بجنے والے تھے۔ لیلی اپنے دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکی ہوگی۔ گھنٹی کے جواب میں دروازہ کھلنے میں ذرا سی تاخیر ہوئی۔ دروازہ خود لیلی نے کھولا تھا اور اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ سوتے سوتے اٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ڈینس تم؟ اس نے حیرت سے کہا۔ آؤ اندر آؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ بیٹھو۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی میرے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ میں مستقل جاگ کر تمہارے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی 1 گھنٹے قبل ہی آنکھ میری لگی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم بہت بے چینی سے میری کال کا انتظار کرو گی، اس لیے میں فرصت ملتے ہی خود تمہاری طرف آ گیا۔ ڈیڈی تم سے کیوں ملے تھے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ ان سے کیا باتیں ہوئیں؟ وہ تمہارے کلب بنے پر نہایت غصے میں تھے۔ انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ تم میرے ساتھ جوئے کی میز پر موجود تھی۔ انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری ہے۔ میں بالغ ہوں اور اپنی مرضی کی مالک ہوں، وہ نخوت سے بولی۔ ڈیڈی مجھ پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ وہ خود جس کاروبار کو چلا رہے ہیں اسے برا بھی نہیں سمجھتے، تو وہاں میری موجودگی کو کیوں برا سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ میں نے تو خود جوا بھی نہیں کھیلا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اس نے پوچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ جو کچھ میں اسے بتاؤں گا اسے اپنے تک ہی رکھے گی۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ مجھے اس کے وعدے پر یقین تھا۔ وہ بڑے اوصاف کی مالک تھی، بس اس میں خرابی یہ تھی کہ وہ یہودی تھی، لیکن اس کی خوبیاں ایسی تھیں کہ میں اس کے یہودی ہونے کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے اسے تفصیل سے ان سارے واقعات سے آگاہ کر دیا جو اس کے جانے کے بعد کلب میں پیش آئے تھے۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے میری باتیں سنتی رہی۔ میری داستان ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک وہ سناٹے کے عالم میں خاموش بیٹھی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ سب باتیں بتائی ہوتی تو میں کبھی یقین نہ کرتی۔ یہ تو الف لیلوی داستان معلوم ہوتی ہے، اور میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہاں ایسے خفیہ کیمرے نصب ہوں گے جو اتنی تفصیل سے کسی شخص کی حرکات و سکنات کی فلم بنا سکتے ہوں گے۔ میرے دل سے پوچھو اس وقت مجھ پر کیا گزری تھی جب مجھے وہ فلم دکھائی جا رہی تھی۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ تم نے ڈیوڈ اور جیکب جیسے ماہر اور طاقتور لوگوں کو شکست دے دی۔ جیکب کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس سیاہ فام نیگرو کا نام جیکب ہے، وہ کئی برس سے کلب کا ملازم ہے۔ اسے طاقت کا سمندر کہا جاتا تھا اور ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ بس یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ میرے ہاتھوں شکست کھا گیا، ورنہ مجھے تو اپنا آخری وقت قریب نظر آنے لگا تھا۔ تم بڑے چھپے رستم ہو، اس کی شکست کو اتفاق قرار دے رہے ہو۔ ارے اس دیو کو شکست دینے کے لیے تو درجن بار اتفاقات بھی ناکافی ہوتے۔ اس نے خاموش ہو کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر بڑے زور سے ہنس پڑی۔ اگر وہ دیو ہے تو کیا تم بھی تو کسی جن سے کم نہیں ہو؟ جن کہیں کے؟ وہ پھر زور سے ہنسی۔ مجھے آدمی رہنے دو، جن بننے سے مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں، حالانکہ تمہیں دیکھتے ہی ذہن میں کسی جن کا تصور ابھرتا ہے۔ اس نے شوخی سے کہا، معلوم ہوتا ہے آج تمہیں آفس نہیں جانا، اس لیے بیٹھی بیٹھی باتیں بنا رہی ہو۔ ظاہر ہے رات بھر جاگنے کے بعد آفس جا کر کیا کروں گی؟ کام تو کیا نہیں جائے گا۔
तो फिर मुझे इजाजत दो, मेरे पास खराफात के लिए वक्त नहीं है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बुरा मान गए? उसने हंसकर मेरे गले में बाहें डाल दी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए काफी बनाकर लाती हूँ, फिर कभी सही, इस वक्त मुझे जल्दी है। मैंने उसकी बाहों के हल्के से अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, तुम वाकई बुरा मान गए? मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या मालूम था कि तुम नाराज हो जाओगे। वो उदास लहजे में बोली। ठीक है, आइंदा तुमसे मजाक नहीं करूंगी। अरे नहीं लिल्ली, मैं बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तो मेरी बहुत ही मुखलस और बेगर्ज दोस्त हो, तुम्हारी बात का बुरा भला मैं कैसे मान सकता हूँ? सच कह रहे हो? वो यक बयक खिल उठी। बिल्कुल सच, यकीन करो, मैंने उससे कहा। वो मुझसे चिपक गई। तो ऐसे क्यों जा रहे हो? काफी पी कर जाना। उसके इस तरह खुद से चिपक जाने पर मेरे देवता खुश कर गए। एक लकी आवड़ी मेरी जान को क्या कम थी कि अब लिल्ली आंद्रे भी इस कदर बेतकल्फी का मुजाहरा करने पर उतर आई थी। बस आके तो जामिद बैठा रहा। मेरी नजरें सामने वाली दीवार पर जमी थी और मेरे दिलो दिमाग में एक हैजान सा बरपा था। मैंने लकी आवड़ से तो किसी न किसी तरह पीछा छुड़ा लिया था, मगर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लिल्ली आंद्रे के साथ क्या सलूक करूं। हर यहूदी लड़की की तरह ये भी मुझे जिस्मानी कसाफत की तरफ खींच ले जाना चाहती थी। मुझसे अपने हुस्न का खराज वसूल करने के दर पे थी। अगर उसके इल्म में होता कि खुदा के फजल से मैं मुसलमान हूँ और मेरा ताल्लुक मशरकी तहजीब से है, तो शायद उसका रवैया किसी कदर मुख्तलिफ होता। लेकिन वो तो मुझे भी यहूदी तहजीब का परवरदा समझ रही थी, जहाँ शर्मो हया का कोई तस्वुर ही नहीं है। मैं भी हिस्सो हरकत बैठा रहा। मैं देखना चाहता था कि वो अपने बगली जज्बात की तस्कीन के लिए अभी और कितना आगे बढ़ती है। मैंने उसे आम यहूदी लड़कियों से किसी कदर मुख्तलिफ समझा था और यही मेरी गलती थी। मैं यकीन कर लेना चाहता था कि इसमें और एक आम यहूदी लड़की में कोई फर्क नहीं है, ताकि मैं हर यहूदी लड़की की तरह इससे भी नफरत कर सकूं। मुझे हर उस लड़की से शदीद नफरत थी और है जो खुद को किसी भी मर्द की आगोश में किसी पके हुए फल की तरह गिरा देती है। लिली का जिस्म होले होले लड़ने लगा था। मैं समझ गया कि मेरी सर्द मोरी के बावजूद उस पर जज्बात गालिब आ चुके हैं। सफली जज्बात में खुद पर जबर किए बैठा रहा, वरना जी तो यही चाह रहा था कि उसे जोर से धकेलूं और बगैर कुछ कहे सुने उठकर चला जाऊं। लेकिन उसके लिए उसके बेलगाम होने का इंतजार करना जरूरी था, ताकि मैं अपने ख्यालों को यकीन की सरहदों तक पहुंचा सकूं। वो मुझसे अपने सफली जज्बात की तस्कीन की ख्वाह है या नहीं, ये मैं जानना चाहता था और उसे कबल वक्त ठुकरा कर बाद में किसी स्टेज पर अपने जमीर पर किसी भी किस्म का बोझ महसूस नहीं करना चाहता था। लिली के जिस्म की लर्जिश में इजाफा हो गया। फिर दफातन मुझे अपने सीने पर नमी महसूस हुई, हरारत आलूद नमी। मैंने चौंक कर उसे शानों से पकड़ा और एक झटके से खुद से अलहदा कर दिया। और फिर अगला लम्हा मेरे लिए हैरतों का तूफान लेकर आया था, क्योंकि वो रो रही थी। उसका उसीन चेहरा आंसुओं से तरबतर था। उसके जिस्म की लर्जिश, जिसे मैं जज्बात की कैफियत की इलामत समझा था, दरअसल उसके रोने के सबब थी। जिंदगी में शायद ही कभी मैंने खुद को इतना नादम महसूस किया हो जितना इस वक्त कर रहा था। मैं काफी देर तक उसकी तरफ से बदगुमानी का शिकार रहा था और ये जानने के बावजूद मैंने उसकी तरफ से बदगुमानी की थी कि वो आम यहूदी लड़कियों की बनिस्बतन बेहद मुख्तलिफ है। अपनी इस हरकत पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता था। तो तुम क्यों रो रही हो? मैंने बुखलाकर उससे पूछा। कुछ नहीं डेनिस, उसने आंसू पूछते हुए कहा। तुमने मुझे दोस्त कहा था ना, इसलिए रोना आ गया। इसमें रोने की भला क्या बात है? मैं हैरान होकर बोला। तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए एक एजाज है। ये मेरा ख्वाब था कि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो बेगर्ज हो, जो मेरे जिस्म को लिलचाई हुई नजरों से देखने की बजाय मेरे बातन पर निगाह रखे। लेकिन यहाँ तो किसी की निगाह इशारे जिस्म से आगे बढ़ने ही नहीं पाती। मुझे यूं महसूस होने लगा था जैसे मैं फकत एक जिस्म हूँ। जिस रोज तुमसे मुलाकात हुई, मुझे उस रोज से यकीन हो गया कि तुम वही शख्स हो जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। कभी कभी निगाहें धोखा भी खा जाती हैं। जरूरी तो नहीं है कि हर चमकदार चीज सोना ही साबित हो। एक औरत से ज्यादा मर्द की निगाहों को कोई नहीं पहचान सकता। मैं हजारों अफराद से मिली हूँ, उनमें हर उम्र के लोग हैं, मगर हर एक की निगाहों ने पुरहवस अंदाज में मेरे जिस्म का तवाफ जरूर किया है। तुम पहले आदमी हो जिसने मेरे जिस्म पर हवस भरी निगाह नहीं डाली। नहीं डेनिस, इस मामले में मैं कोई धोखा नहीं खा सकती। तुम शायद दोस्ती के मफहूम से वाकिफ नहीं हो। दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो एक खारदार रास्ता है जिस पर चलते हुए हर आन, हर चीज, जिस पर चलते हुए हर लम्हे जख्मी होने का खतरा रहता है। इस चीज से बहुत खौफजदा रहती हूँ। फिर मैंने इमरजेंसी में लिली से इजाजत मांगी और लकी आवड़ के पास चला आया और आइंदा के हालात के बारे में हम दोनों सोचने लगे।
अगर हमारी वहाँ शख्सियत छुपी ना रह सकी तो शदीद दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। डेनिस के मेकअप में होने की वजह से मुझे तो ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन लकी फौरन पहचान ली जाती। मैं बराह रास्त लकी से ये नहीं कह सकता था कि वो ओलिवावर से पोशीदा रहे और मुझे इस मसले का हल दरियाफ्त करना था। काफी सोच विचार के बाद मेरे ذہن में एक तरकीब आ ही गई। लकी डियर, एक मसला मुझे बहुत परेशान कर रहा है। क्या? उसने पूछा। शीगुराई में तुम्हारे दाखिले की इत्तला अगर तुम्हारे डैडी को मिल गई, वो तो तुम्हें अपने पास बुलवा ही लेंगे और हमारे दरमियान एक बार फिर जुदाई हो जाएगी। क्यों? उसने मुझे गुस्से में देख कर पूछा। तुम भी मेरे साथ ही चलना, इसमें कोई हरज तो नहीं है, मगर सोच लो हमारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो, आज़ादी खत्म होने वाली धमकी कारगर साबित हुई है, लेकिन इसका तोड़ भी तो नहीं है। अगर किसी तरह हम खुद को दूसरों की नजरों से पोशीदा कर लें तो सैर तफरी करने के बाद तुम्हारे डैडी से बासानी मिल सकेंगे। मुमकिन है इसी दौरान मम्मी उन्हें इतला दे दें कि मैं शीगुराई आई हूँ। उसने सवाल किया। अगर ऐसी कोई बात हो तो तुम अपने डैडी को ये कहकर मुतमईन कर सकोगी कि तुम अपने तौर पर पुरस्रार अफ्रीका की सैर करना चाहती थी। ये तो बाद की बात है, पहला मसला तो ये है कि हम दोनों वहाँ खुद को पोशीदा कैसे करेंगे। मेरे पास मेकअप का ऐसा सामान मौजूद है जिसके जरिए आर्जी तौर पर शक्ल तब्दील की जा सकती है। कमाल है, लकी हैरान होकर बोली। ऐसा तो फिल्मों में होता है, तुम भी ये काम कर सकते हो। मुझे इसमें ज्यादा महारत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरों में इतनी तब्दीली हो ही जाएगी कि कोई हमें आसानी से पहचान नहीं सकेगा। बहुत अच्छे, तब तो बड़ा मजा आएगा। हम खुलेआम आजादाना तौर पर खूब सैरो तफरीक करेंगे। शीगुराई एयरपोर्ट की बिल्डिंग बड़ी शानदार थी और वहाँ अमेरिकी कंपनियों के साइन बोर्ड की बहुतायत से अंदाजा होता था कि इस रियासत पर अमेरिकी असरात बहुत गहरे हैं। मुझे वहाँ से अपना सूटकेस हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हम रात के वक्त शीगुराई पहुंचे थे, मगर इस वक्त भी वहाँ सख्त गर्मी थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हम एक टैक्सी में बैठकर चल पड़े। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कह दिया था कि वो हमें किसी निचले दर्जे के होटल में ले चले। थोड़ी देर बाद टैक्सी ने हमें एक निचले दर्जे के होटल के सामने उतार दिया। ये कुछ ही निचले दर्जे का होटल साबित हुआ, जो क़याम के लिए किसी भी तरह मौजू नहीं था। मगर मैं यहाँ मुस्तकिल क़याम की नीयत से तो आया नहीं था। प्रोग्राम ये था कि वहाँ कुछ देर रुक कर बैकअप करने के बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। मैंने पेशगी किराया अदा करके वहाँ एक कमरा हासिल कर लिया। ये इस होटल का सबसे अच्छा कमरा था, मगर इसे किसी भी तरह कमरा नहीं कहा जा सकता था। मुमकिन है जानवर बांधने के लिए कोई मुनासिब कोठरी कही जा सकती हो, मगर आदमियों के क़यामगाह के लिए ये जगह हर लिहाज से नामुनासिब थी। कमरे में पहुंचते ही मैंने मेकअप का सामान निकाल लिया। एक मखसूस लोशन के जरिए लकी की नाक, होंठ और पलकें मतूरम होकर भारी मालूम होने लगी। दूसरे लोशन ने उसकी दूधिया रंगत को स्याह कर दिया और फिर मसनूई रंगत के जरिए उसके बाल भी घने स्याह करने के बाद कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए उसकी आंखें भी स्याह हो गईं। 1 घंटे की मेहनत शाका के बाद मैंने उसे आईना दिखाया। ओह मेरे खुदा, आईना देखकर वो मारे खौफ के चीख पड़ी। ये तुमने मेरा क्या हुलिया बना दिया, मुझे तो खुद से भी खौफ आने लगा है। बात जरूर की है लकी, मैंने नरमी से कहा। इस माशरे में दूसरों की निगाहों से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है। तुम्हारी बात दिल को लगी है, मगर इतनी खौफनाक सूरत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अगर मैं ये कहूँ कि इस रूप में तुम मुझे दुनिया की सबसे हुसीन लड़की लग रही हो तो तुम क्या करोगी? उसने अजीब नजरों से मुझे देखा। अगर मुझे इस बात पर यकीन आ जाए तो मुस्तकिल तौर पर ये रूप इख्तियार कर लूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने हंसकर कहा। तुम ये बताओ कि तुम्हें किसी किस्म की उलझन तो नहीं हो रही? हरगिज़ नहीं, लकी ने कहा। मेरे ऊँट अगरचे मोटे हो गए हैं, लेकिन मुझे इनमें वजन महसूस नहीं हो रहा। सब कुछ पहले ही की मानिंद है। बस तो फिर ठीक है, तुम जरा देखती रहो, मैं भी तुम्हारी तरह स्याह बनने जा रहा हूँ। मैंने डेनिस का मेकअप उतार दिया और अपने चेहरे पर भी मेकअप करने लगा। कुछ देर बाद मैं भी स्याह नजर आ रहा था। लकी और मेरे जिस्म के सारे खुले हुए हिस्से स्याह हो चुके थे। इसे कहते हैं जैसा देश वैसा बेस। लकी ने हंसकर कहा, अब क्या प्रोग्राम है? अब यहाँ से निकल चलते हैं, किसी और होटल में मिस्टर और मिसेस टोबू की हैसियत से क़याम करेंगे। अब हमें ये खतरा नहीं रहेगा कि कोई खुसूसी से हमारी तरफ मुतवज्जो होगा। बदली हुई शक्ल की वजह से बाहर निकलने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमारी अगली मंजिल एक 5 स्टार होटल में डबल बेड कमरा मिस्टर माइकल टोबू और मिसेस जेल टोबू के नाम से हासिल किया गया था। मुझे सबसे बड़ा खतरा लकी की तरफ से था। एक बेड पर उसके साथ गुजारना खुद को बहुत बड़े इम्तिहान में डालने के मुतरादिफ था। एक बेड पर उसके साथ वक्त गुजारना खुद को बहुत बड़े नुकसान में डालने के मुतरादिफ था। मगर ख्वाब और दुआ की शीशी मेरे हमरा थी और उसके खिलाफ मेरा सबसे मुअस्सर हथियार थी।
शीख राय को देखकर अंदाजा होता था कि दीगर बहुत से पसमानदा ममालिक की मानद यहाँ भी सिर्फ दो ही हलके पाए जाते हैं, एक बहुत ज्यादा मतमूल तबका और दूसरा इंतहाई गरीब तबका। वो इलाका जिसमें वो होटल था जहाँ हम पहले ठहरे थे, उस दूसरे तबके के लोगों का इलाका था जहाँ के लोगों की उम्रें 2 वक्त की रोटी की जिद्दोजहद करते गुजर जाती हैं, जबकि शहर का इलाका आंखों को चकाचौंध कर देता था। बुलंदों वाला शानदार इमारतों, कारों के शोरूम और चमकती दमकती सड़कों पर रंग बिरंगे जलते बुझते न्यून साइन देखकर किसी अजनबी को भी ये गुमान नहीं गुजर सकता था कि यहाँ इमारत की तरह गुर्बत भी अपनी इंतहा पर होगी। 5 स्टार होटल का कमरा हस्बे को बहुत आरामदेह साबित हुआ। लकी आवर ने जल्दी जल्दी सूटकेस खोलकर सामान तरतीब से रख दिया। अब क्या इरादा है, उसने पूछा। इस वक्त तो नींद आ रही है, मैंने जमाई ली। फिलहाल तो सोते हैं, सुबह उठकर सोचेंगे। दिन भर तो सोए हो, वो इठला कर बोली। अब फिर नींद आ रही है? तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम जागो, मैं तो अब सोऊंगा, मैंने कहा और कपड़े तब्दील करने के लिए बाथरूम में घुस गया। कपड़े तब्दील करके वापस निकला तो लकी अपने हाथ में शबे ख्वाबी का लिबास लिए खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं जानता था कि वो अपनी हरकतों से बाज आने वाली बिल्कुल भी नहीं, मुझे सुकून से सोने नहीं देगी। चुनाचे मैं बेड पर जाकर लेट गया और जेब से ख्वाब आवर दवा की शीशी निकाल ली। इससे पहले कि वो बाथरूम से वापस आई, मैंने ख्वाब आवर दवा के चंद कतरे उसके तकिए पर गिरा दिए और आंखें बंद करके लेट गया। तुम इस कदर शर्मीले क्यों हो? चंद लम्हों के बाद मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो मुहीन लिबास पहने कमरे के वस्त में खड़ी थी। लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला दो और अगर सोना है तो सो जाओ, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। उसने बहुत खुश होकर मेरी हदायत पर अमल किया, फिर बेड पर आते ही मुझसे चिपकने की कोशिश की। तुम आखिर इतनी जल्दबाज क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा। तुम पहले आदमी हो जिसे मुझसे ये शिकायत पैदा हुई, वरना आज तक तो मुझे हर एक सर्दमोर और कायरिल वजूद ही कहता चला आया है। फिर भी इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? मैं मुस्कुराया। पूरी रात पड़ी है और मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारी सर्दमोरी देखती हूँ तो महसूस होता है जैसे मैं लड़की नहीं बल्कि घास फूस का कोई ढेर हूँ। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं कि तुम मुझे निगाह भर के ही देख लो? तुम नहीं तो मेरे घर मैंने होश व आवाज पर बिजलियां गिरा दी हैं, वरना मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा था कि तुम्हें अपने साथ ले आता। तुम बहुत बड़े फराडी हो, दुनिया के सबसे बड़े झूठे। तुम मुझे बहला रहे हो। उसने तकिए पर सर रख दिया था और मुझे यकीन था कि अब उसे होशो आवाज से बेगाना होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम बहुत खटोर और संग दिल हो, तुम्हें दूसरों के जज्बात का जरा अंदाजा नहीं। उसकी आवाज बतदरीज डूबती चली जा रही थी और फिर वो बुड़बुड़ाते हुए सो गई और मैंने सुकून का सांस लिया। रात सुकून से गुजर गई। सुबह उसके बेदार होने से कबल ही मैं उठ गया और मैंने तैयार होकर कमरे से बाहर निकल भागने में देर नहीं की। ये अंदाजा करना ज्यादा दुश्वार नहीं था कि उठने के बाद वो किस कदर शदीद रद्द अमल का इजहार करेगी। ऐसे में उसे दूर रहना ही मुनासिब था। मैं बड़े इत्मीनान से चलता हुआ डाइनिंग हॉल में जा पहुंचा और सुकून से नाश्ता करने लगा। नाश्ता खत्म होने से कबल ही डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर मुझे लकी नजर आई। उसने सिर्फ लिबास तब्दील किया था और उठते ही मुझे तलाश करती हुई यहाँ तक आ पहुंची थी। वो शदीद गुस्से में नजर आ रही थी। डाइनिंग हॉल में चंद ही मेरे आबाद थी। लकी की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी वो तीर की तरह मेरी तरफ लपकी। तुम सख्त बेहुदा आदमी हो, उसने बड़े वसीले लहजे में कहा। क्या बात हो गई? मैंने हैरान होने वाले अंदाज में कहा। बैठ जाओ। वो मुझे घूरते हुए कुर्सी खिसका कर उस पर बैठ गई। मैं तुम्हारे साथ इसलिए तो नहीं आई थी, तुमने मेरी एक और रात बर्बाद करा दी। अहमगाना बातें मत करो, मैं खुश्क लहजे में बोला। अपनी नींद पर तो तुम्हें काबू नहीं, मुझे बेवजह ही बुरा भला कह रही हो। वो तशवीश हमें सोच में डूब गई। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा दूसरी बार हुआ है और दोनों बार तुम ही मेरे साथ थे, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ। नाश्ता करोगी? मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा। और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अकेले ही नाश्ता करने चले आए। मगर तुम तो घोड़े बेचकर सो रही थी, मजबूरन मैं अकेला ही नाश्ता करने चला आया। बड़ी जोर की भूख लग रही थी। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें भी देख लूंगी। उसने मुझे घूरा। मंगवाऊं नाश्ता? मैंने उसके लिए नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। नाश्ते के दौरान वो मुसलसल मेरे कान खाती रही और मैं मुंहबंद से जवाबात देकर उसे टालता रहा। मेरा ध्यान तो ओरी बावड़ में उलझा हुआ था और मैं उस तक पहुंचने के लिए अपने अगले इकदाम पर गौर कर रहा था। नाश्ते के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। तुम होटल में ही रुको, मैंने लकी से कहा। मैं जरा कंपनी के ऑफिस को अपनी आमल से मुतला कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, लकी ने कहा। मैं कहीं सैर करने तो नहीं जा रहा जो तुम्हें भी साथ ले जाऊं। ये मेरी मुलाजमत का मामला है और तुम्हारा मेरे साथ जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगा। तो तुम्हारी वापसी कब तक होगी? लकी ने पूछा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैंने उससे कहा और होटल से बाहर निकल आया। शीख राय की सड़कों पर ट्रैफिक सैलाब की सूरत बह रहा था।
فٹ پاتھ پر کافی تعداد میں لوگ پیدل چلتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں بھی پیدل ہی چل پڑا۔ میرا ارادہ تھا کہ جنرل بل کے ذاتی نمبر پر فون کر کے اولی وارڈ کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ اولی وارڈ یہاں ہے بھی یا نہیں۔ اس جیسے جانور صرف آدمی کے کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنے کی توقع کرنا فضول تھا۔ جنرل بل کا ذاتی نمبر جو لکی نے مجھے بتایا تھا میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ معاملہ چونکہ بہت بڑی شخصیت کے فون کا تھا، اس لیے میں نے ہوٹل سے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ محتاط رہنا بہرحال ضروری تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک کیمسٹ کی دکان نظر آئی۔ میں دکان میں داخل ہو گیا اور مالک سے اجازت لے کر جنرل بل کا فون نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے ایک سریلی نسوانی آواز سنائی دی اور وہ غالباً جنرل بل کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ مجھے مسٹر اولی وارڈ سے بات کرنا ہے، میں نے اس سے کہا۔ وہ تو تشریف نہیں رکھتے سر۔ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ان سے کب تک بات ہو سکے گی؟ پرسوں سے قبل شاید بات نہ ہو سکے۔ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اگر کوئی میسج ہو تو مجھے دے دیں، میں ان تک پہنچا دوں گی۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر فون بند کر دیا اور کال کے پیسے ادا کر کے دکان سے باہر نکل آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اولی وارڈ شیخ اور رائے میں موجود نہیں، نیز اس کی واپسی 2 روز سے قبل نہیں ہوگی۔ یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوگا، لہذا اس کی واپسی تک مجھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہوگا۔ میں چاہتا تو فون پر اس کے لیے پیغام چھوڑ سکتا تھا کہ میں علی یار خان بول رہا ہوں اور اس کی بیٹی لکی آورڈ میرے قبضے میں ہے، اور اگر وہ اپنی بیٹی کی خیریت چاہتا ہے تو تہذیب مالک ایکس کو میرے حوالے کر دے، ورنہ اس کی بیٹی کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن میں نے اس کے لیے کوئی پیغام چھوڑنے سے گریز کیا تھا۔ اولی وارڈ کے خیال میں تو بم کے دھماکے میں مر چکا تھا۔ وہ میری طرف سے بے فکر تھا اور میں اسے قبل از وقت ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا۔